चलिए, तो आज 1 घंटे लगातार सवाल जवाब का सिलसिला बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। आप भी अगर शो लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम शो पे करवा सकें। मेरे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। निखिल कोठारी, डायरेक्टर टिका वेल्थ, और मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और पहले दर्शक मुकेश के लिए क्रिस रयान मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। क्रिस, नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। मुझे मेरी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज जी। और मुझे 3 एसेट फंड बताइए जिसमें मैं निवेश कर सकता हूँ। आपकी उम्र आपने क्या बताई? 28 आपने साल। अपनी उम्र क्या बताई? 28 साल। 28 साल। 28। 28 ईयर। या ओके, चलिए। और 55,000 पर मंथ और 15,000 रुपये आपको जो है अपनी SIP के ज़रिए निवेश करना है। कितने सालों के लिए करेंगे आप ये इन्वेस्टमेंट? कम से कम 5 से 10 साल। ओके, 5 से 10 साल आप करेंगे। 5 और 10 साल में रणनीति बदल जाएगी, तो 5 साल या 10 साल, क्योंकि आपका जोखिम उस हिसाब से तय होगा। 5 साल लगाइए अभी। चलिए, 5 साल मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। बताएंगे मुझे किस लक्ष्य हेतु आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मेरा छोटा भाई अभी मेरे से 10 साल छोटा है, उसकी पढ़ाई के लिए। और कितना आपको इकट्ठा करना होगा 5 साल के बाद? और जो आपने निवेश का लक्ष्य रखा है उससे क्या वो राशि अचीव हो जाएगी? बाकी कुछ फंड है, मेरे फादर हैं, वो मुझे हेल्प करेंगे। मुझे अपनी तरफ से इतना कर सकता हूँ मैं, तो उसमें कोशिश कर रहा हूँ मैं करने की। ऑलराइट, मुकेश आपके पास आऊँगी। बताइए कैसे इनकी सहायता की जाए। 5 साल का समय है केवल, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। कविता, सबसे पहले तो मैं क्रिश को बधाई देना चाहूंगा। वो यंग इन्वेस्टर हैं, 28 इयर्स के हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। सही उम्र है इन्वेस्ट करने के लिए, और SIP के थ्रू अगर कॉर्पस बिल्ड करते हैं तो बढ़िया रहता है। एक इसमें मेरे को अच्छी बात ये लगी कि इनकी इनकम 55,000 रुपी है और उसमें से ये 15,000 महीने के इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम देखें, इनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है लगभग वो 27% अपनी इनकम में से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है एक बेहतरीन रेशियो है। अब इन्होंने बताया कि इनको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 5 साल, आपने सही बोला, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो तो नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी 5 साल में मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट बढ़िया करेगा, ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिटर्न्स बढ़िया आना चाहिए। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये इक्विटी फंड्स में ही SIP करें। मैंने इनके लिए 4 फंड सेलेक्ट किए हैं। एक UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड है जो लार्ज कैप पैसिव इंडेक्स फंड है। एक HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है। एक SBI मिड कैप फंड लिया और एक फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड लिया है। तो ये 4 फंड्स के थ्रू मैंने डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने की कोशिश की है। अगर ये SIP करते रहेंगे तो ये सारे गोल्स इनके अच्छे से होना चाहिए। अच्छा क्या होता है, SIP में वैसे भी रिस्क गिर जाता है, तो मेरे ख्याल से ये इनके लिए सही रहेगा। कोई सलाह आपको और समझनी है कि आपको फंड्स के नाम आपने नोट डाउन कर लिए हों? मेरे को दोबारा से दिखा दीजिए दूसरे नाम जो थे 2 प्लीज। आप ये शो जो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे शो सारे अपलोड होते हैं, पुराने भी। और अगर फंड्स के नाम आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो आप शो वहाँ पर वापस से देख सकते हैं। इसके अलावा रणनीति के लिहाज से कोई और सवाल आपको पूछना है? थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ संदीप हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर, रिटायरमेंट को लेकर आपको सलाह चाहिए और 2 करोड़। जी, कितना निवेश कर पाएंगे सर आप? मैडम, वही जानना है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, या कितना निवेश करने से मेरा अभी करंटली आई एम 52, तो मेरे को 8 साल में, आने वाले 8 साल में कितना निवेश करने से, किस फंड में करने से मेरा ये गोल है। ओके, 8 साल का समय है आपके पास। निखिल, क्या सलाह होगी? संदीप जी, पहले तो मैं कहूंगा कि अभी तक आपने कुछ तो कॉर्पस क्रिएट किया होगा, क्योंकि 8 साल एक बहुत कम समय है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो मैं एक दर्शकों को यही कहूंगा कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जब आप
30 साल के हो तब से आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हो, तो आप जब 60 के होते हो तो आप एक लमसम कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि संदीप जी अभी 52 के ऑलरेडी हैं, तो 8 साल में अगर उनको एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है तो आज से उनको काफी ज्यादा निवेश करना होगा। तो लगभग अगर आज से अगर 2 करोड़ कॉर्पस की बात करें तो उनको 1,25,000 रुपए की एसआईपी चालू करनी होगी, या उनके पास अगर लमसम रुपए हैं तो 80 लाख रुपए उनको लमसम अलग से निवेश करना होगा। अज्यूम करते हैं कि अगर हमें 12% रिटर्न आता है तो ये लगभग 2 करोड़ के आसपास कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। बट संदीप जी, आपको एक और चीज जानना है कि 2 करोड़ आपके लिए काफी है कि नहीं है रिटायरमेंट के लिए। लमसम अगर मैं ब्रॉडली बताता हूं तो अगर आप 60 में रिटायर होते हो और 85 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ता हूं मैं, तो लगभग आप 50,000 रुपए महीने का विड्रॉ कर सकते हो अगर आपने 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया है तो अगर आपके खर्चे 50,000 रुपए हैं तो ये 2 करोड़ का कॉर्पस काफी होगा। पर अगर आपके खर्चे 50,000 के ज्यादा है महीने का, तब ये 2 करोड़ आपके लिए काफी नहीं रहेगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। मैं कहूंगा कि पहले आप एक कैलकुलेट कीजिए कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं, उसके हिसाब से आपको रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिएगा। एक ब्रॉड रूल बता देता हूं मैं आपको, 50,000 रुपए का अगर आपका मंथली एक्सपेंस है तब आपको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिएगा। और उसके लिए अगर आपको एसआईपी करनी है तो आज आपके दिन, जैसे मैंने कहा, 1,25,000 रुपए से आपको एसआईपी चालू स्टार्ट करनी होगी अपनी। कोई और सवाल आपको पूछना है संदीप? मेरे को यही पूछना है, कौन सा फंड बेटर रहेगा विद द सेफ्टी ऑफ द फंड? मेरे ख्याल से फंड्स के नाम बताए हैं यहाँ पर निखिल। हाँ, जैसे वो मैंने अभी कहा कि उनका 8 साल का नजरिया है। जैसे मुकेश ने कहा कि नेक्स्ट 5-7 इयर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा टाइम फ्रेम है। तो वो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में देख सकते हैं। एक मल्टी कैप में वो मिरे का मल्टी कैप फंड देख सकते हैं, और या फ्लेक्सी कैप में व्हाइट ओक का फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, और एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में डीएसपी मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके नियमित रूप से हर महीने इन पे एसआईपी करते रहिए। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, तो अभी मार्केट हो सकता है कि आपको 1-1.5 साल कोई रिटर्न नहीं भी दिखे, तो भी आप 8 साल तक बने रहिए, निवेश करते रहिए, तब जाके आप ये कॉर्पस आप क्रिएट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट संदीप। विशाल मेरे साथ यूट्यूब से इन्होंने सवाल हमें भेजा है। मुकेश, आपके लिए होगा इनका सवाल। और इनकी उम्र 24 साल की है। 5,000 रुपये हर महीना निवेश कर सकते हैं 5 से 10 साल, और 5 से 10 साल में इनका 1 करोड़ का लक्ष्य है। तो पहले तो धन्यवाद तमाम दर्शकों को जो कि यूट्यूब पे अपने सवाल हमें भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब यूट्यूब पे आप शो देखते हैं और दूसरों के सवालों से प्रेरित होकर खुद की आर्थिक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और हमें सवाल भेजते हैं। जहाँ तक विशाल की बात है, विशाल फ़ोन लाइन पर मेरे साथ तो है नहीं मुकेश, लेकिन 1 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने रखा है। शायद उसके लिए निवेश की राशि कम है, और क्योंकि यहाँ पर टाइम होराइज़न भी कम है निवेश की राशि को देखते हुए, तो इनके पास विकल्प है, या तो समय की अवधि बढ़ा दें या तो अपने निवेश की राशि को बढ़ा दें। दोनों ही सूरतों में अगर ये कोई भी एक ना कर पाए तो क्या सल्यूशन होगा, ज़रा विस्तार से इसका जवाब दें। देखिए कविता, जैसे आपने बोला, आसान नहीं होगा। 5,000 करोड़ रुपए मंथली इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़ का गोल है, बड़ा गोल है। टाइम इन्होंने बताया 5 से 10 साल का ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर ये 5,000 की महीने की एसआईपी करते हैं, मैं इनके लिए अगर इक्विटी फंड में एज्यूम करूं, ये भी मान के चलूं मार्केट बढ़िया रिटर्न देगी, 15% का रिटर्न निकल जाएगा, और अगर ये 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इनका कॉर्पस लगभग 14 लाख का बनता है। फिर भी शॉर्टफॉल रह जाता है। अब इनके पास ये शॉर्टफॉल कवर करने के 2 सॉल्यूशंस हैं। या तो सॉल्यूशन ये है कि वो एसआईपी बढ़ा दें, एसआईपी बढ़ा के 35,000 अमाउंट कर लें। अगर वो कर लेंगे तो कॉर्पस पूरा हो जाएगा। और अगर वो कॉर्पस मान के चलिए कि एसआईपी नहीं कर पाते इतना, तो एक बहुत ही बेटर और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है स्टेप अप एसआईपी का। स्टेप अप एसआईपी में आप एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ा देते हो, क्योंकि इनकम बढ़ रही होती है, तो आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इस केस में जो स्टेप अप इनको करना पड़ेगा, लगभग 55% इनको हर साल एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है शायद टफ होगा। कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो इनको टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये एसआईपी करना चाहते हैं तो इनके लिए 4 फंड जो मैंने पहले भी बोले थे वही रिपीट करूंगा, जो
4 फंड का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एक लार्ज कैप के लिए यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लें, एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ले लें, एक एसबीआई का मिड कैप ले लें और एक फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड ले लें। मैंने चारों कैटेगरीज कवर की हैं, लार्ज मिड स्मॉल बढ़िया से कवर हो जाता है। डिसिप्लिन फॉलो करें, स्टेप अप करें और अगर ट्रैक पे रहेंगे तो 10 साल नहीं तो शायद 15 या 20वें साल में हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अच्छी बात ये है कि लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि इस तरह से एक निवेश की रणनीति अपनाकर आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएं अपने गोल्स को लेकर और जिस तरीके से आप उनको अचीव करना चाहते हैं। ज़रूरी होगा ये समझना कि म्यूचुअल फंड का रास्ता भी कोई जादू की झड़ी जैसा नहीं है कि जहाँ पर आपने पैसे लगाए और रातों रात आपके पैसे दुगने हो गए। रणनीति की ज़रूरत होती है जिसके लिए आपको एक सही निवेश विकल्प और अपने जोखिम को ध्यान में रखना होता है। तो अच्छा है, इस तरह के सवाल हमें आते हैं। इन सवालों के ज़रिए वो तमाम दर्शक जो अपनी निवेश की रणनीति अब तक शुरू नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक सीख मिल जाती है, वो आगे बढ़ पाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी और मेरे साथ अब जो फ़ोन लाइन पर हैं सुधांशु। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। सुधांशु जी, आपने जो फंड्स लिए हैं उनमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एबीएसएल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, मिरा एसेट मल्टी कैप, निपॉन इंडिया इनोवेशन, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। कितने साल के लिए सर आप इनमें पैसे लगाना चाहते हैं? लगा चुके हैं वैसे, कितने सालों तक रहना चाहते हैं? मैम मैं कम से कम 5 से 10 साल के लगभग रहना चाहता हूँ। ये एक्चुअली ये मेरे फंड नहीं है, मेरी मदर के नाम के फंड है। अच्छा, वो कब से इनमें निवेशित हैं? मैम ये अभी तो ज़्यादा नहीं, केवल 6 महीने भी नहीं हुए लिए हुए इनमें से किसी को भी। ज़्यादातर पैसा लमसम में डाला था, बस निपॉन का छोड़ के। वो एक्चुअली हमारे फादर की डेथ के टाइम से था हमारे पास, तो उसमें हमने 2500 की SIP चालू करा दी है। और बाकी ABSL बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक SIP चालू कराई है 1500 रुपए की, और उसमें अभी 65 हमने लमसम डाला था। और इसके अलावा कैनरा रूबिको ब्लू चिप में भी हमने 1500 रुपए की एक SIP चालू करा दी है। और अभी जो NFO आया था निपॉन का इनोवेशन वाला, उसमें भी मैम 2000 रुपए की SIP चालू करा दी है मैम। ओके, कोई तुरंत ज़रूरत तो नहीं है इस निवेश में से? 5 से 10 साल के बाद ऐसे कोई खास लक्ष्य है आपका कि इतना इकट्ठा हो जाना चाहिए? चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके। काफ़ी क्लैरिटी आ गई है इस सवाल में। और निखिल, आपके पास है शायद सुधांशु का सवाल। तो सुधांशु जी, मैं ये कहूँगा कि आपने जो फंड्स लिए हैं, फंड्स में वैसे कोई ज़्यादा फेयरवेल करने की जरूरत नहीं है, बट आपके एक ही फंड हाउस से 3 फंड है। आपने स्मॉल कैप भी लिया है, निपॉन का लार्ज कैप भी लिया है, इनोवेशन फंड भी लिया है। तो मैं कहूंगा कि एक आप फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और एक कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। तो आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 फंड काफी होते हैं। आप हर एक कैटेगरी में एक फंड लेके और एक फंड हाउस से एक फंड लेके निवेश में बने रहिए। अभी आपने SIP बहुत शॉर्ट टर्म पे चालू की है, तो मैं कहूंगा आपको अपना लक्ष्य जो आपका है वो अभी आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दिखेगा, क्योंकि मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं। बट आपको जो आगे चल के उतार चढ़ाव जब भी होते हैं, आप इनमें बने रहिए। जैसे आपने कहा आपके पिताजी के जो फंड थे आपने उनमें बने रहे, तो वैसे ही आप करके इसको कंटिन्यू करते रहिए। खाली मैं ये कहूंगा कि आपके जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, निपॉन का भी एक लार्ज कैप फंड है। तो लार्ज कैप में आप एक इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक्टिव मैनेज फंड। तो जैसे मुकेश ने कहा था कि आप यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक्टिव मैनेज फंड। और उसके अलावा जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, ये एक थीमेटिक फंड है। इसमें आप SIP अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बहुत सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। इनोवेशन फंड मैं कहूंगा नया फंड है। आपको अभी जो अपनी जो मेन पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें आप प्रीडोमिनेटली डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश रहिए। तो मैं कहूंगा थीमेटिक फंड को यूज मत कीजिए। अभी आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश बने रहिए। तो आप अपनी जो SIP है वो इनोवेशन फंड की जगह पे स्मॉल कैप फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लार्ज कैप फंड में आप इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हैं। और इंक्रीमेंटल SIP अगर आप जो कर रहे हो वो मल्टी कैप फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते रहिए। ओके, चलिए, और कोई सवाल सुधांशु आप पूछना चाहते हैं? फंड में उसका सवाल अगली बार आपको दे दूंगा मैम। ऑलराइट, थैंक यू। अजय कुमार मेरे साथ क्या फ़ोन लाइन पर है?
नमस्कार सर। जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी मैम, मेरा सवाल क्वांट का स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप और पीजीआई मिड कैप, ये आपके फंड्स हैं। ओके। 15 साल में 1 करोड़ निवेश को बढ़ा पाएंगे आप? जी, निवेश हम बढ़ाएंगे। ठीक। ओके। मुकेश, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 15 साल और 1 करोड़ का टारगेट। तो कविता, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट लोग करते हैं, बट कई बार गोल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो उन्हें रियलिस्टिक करना भी जरूरी होता है। तो इस केस में भी अगर हम देखें, अगर ये मंथली जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लगभग 4,000 की कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, और इन्होंने बोला है कि इनको 15 साल में 1 करोड़ करना है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 15 साल में इन फंड्स में कंटिन्यू करते हैं, मार्केट बढ़िया करती है, इक्विटी में 15% का रिटर्न लगभग आ जाएगा, तो ये कॉर्पस जाके 15 साल बाद लगभग 27 लाख का हो जाएगा। फिर भी शॉर्टफॉल रहेगा। अब इनके पास दो विकल्प है, या तो ये एसआईपी अमाउंट बढ़ा दें, एसआईपी अमाउंट बढ़ा के ये 15,000 कर लें, एंड अगर वो कर लेंगे तो ये गोल पूरा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये एसआईपी को स्टेप अप कर लें, हर साल अगर ये 25% अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा लें, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इन्होंने कहा ये बढ़ाएंगे एसआईपी, तो मेरे ख्याल से जैसे से इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न देखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो शायद ज्यादा अमाउंट भी करेंगे। एक इनके स्कीम्स के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। इन्होंने जो फंड लिए हुए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, बट थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट करते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं। तो इनके पास जो फंड्स है उसमें से एक इनके पास पीजीआई मिड कैप फंड है, वो फंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मैनेजमेंट टीम में चेंज भी हुआ है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि उसमें वो एसआईपी स्टॉप कर लें और उसके बदले एक लार्ज कैप का इंडेक्स फंड ले लें। ये यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, एक लार्ज कैप हो जाएगा, एक मिड कैप हो जाएगा, स्मॉल कैप हो जाएगा, तो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, डाइवर्सिफाइड बास्केट बन जाएगा इनके पास इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इन्वेस्ट करते रहें और कोशिश करें ग्रेजुअली स्टेप अप करते रहें, तो गोल डेफिनेटली इनका अचीव होना चाहिए। चलिए, और कोई सवाल? अज्जू जी, समझ में आ गया आपको क्या सवाल पूछना है मुकेश से? ऑल द बेस्ट। मैं जो है, जो अभी मेरा 4,000 का था जब सिस्टम सवाल के थे, तो अभी है कि वो हमने लगभग 8,000 कर चुके हैं। हजार का हाँ। लगभग 8 एसआईपी मेरे पास हो गया है। ग्रेट। ओके, ठीक है मैम, इसी मंथ से मैम। ठीक है। तो ओके अज्जू, एक्चुअली है कि मैम हम एसआईपी के बारे में उतनी हमको जानकारी नहीं है, सिर्फ हम इसकी स्मॉल कैप और ये जो मिड कैप वाला है मैम, ऐप के द्वारा जो जानकारी मिलती है मैम, उसी के अनुसार से हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओके। इसी कारण से नहीं, चलिए, आपको जो नई एसआईपीज़ करनी है, जिन फंड्स को शामिल करना है, उसके नाम तो बता दिए मुकेश ने मेरे ख्याल से, और उन्हीं नामों में आपको अपनी निवेश को बरकरार रखना है और बढ़ाना भी है। और 15 साल में आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसकी भी आपको एक कैलकुलेशन दे दी है मुकेश ने। चलिए, है और इन्होंने अपनी जो डिटेल्स दी हैं, निखिल आपके पास है इनके सवाल। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ इनके पास है, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज़, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस का मिड कैप। और 15 साल में 1.5 करोड़ इन्हें चाहिए, और 3 साल से ये कह रहे हैं कि लगातार निवेश कर रहे हैं। लगभग 2 लाख के आसपास इनकी रकम इकट्ठा भी हो चुकी है। 22,000 रुपये की इनकी एसआईपी है। बताइए फंड्स कैसे हैं, क्या बहुत ज़्यादा है निखिल, क्या ओवरलैपिंग है? तो कविता जी, पहले तो मैं कहूंगा कि इनके बहुत ज्यादा फंड्स हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में आपके पास 5 से 6 फंड से 4 से 6 फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक फंड हाउस में 30 से 50 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर आप 5 से ज्यादा फंड लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग होता है और उसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इतनी ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड मत कीजिए, मैक्सिमम 4 से 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। दूसरा चीज मैं कहूंगा कि उनका अगर मैं ब्रॉडली पोर्टफोलियो देखता हूं, तो 60% पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में है। सो अभी उनको काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा होगा। पिछले 2-3 साल में मिड एंड स्मॉल कैप काफी अच्छा किए हैं।
तो मैं ये कहूंगा कि काफी काफी लोग अपने पास्ट रिटर्न देख के या पिछले 1 साल का रिटर्न देख के अपने मिड एंड स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप लंबे अवधि में आप निवेश कर, 15 साल का आपका नजरिया है तो ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो, आप इसमें बने रह सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स कभी वॉलेटाइल होंगे और मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शंस काफी शार्प होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने एसआईपी बंद मत कीजिएगा, उस टाइम अपने एसआईपी कंटिन्यू कीजिएगा और उस टाइम पैसा विड्रॉ मत कीजिएगा। पर आप अगर जब साइकिल के और अब उस पूरे साइकिल में निवेश करते रहोगे तो लंबी अवधि में आपको मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न आ सकता है। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए वॉलेटाइल ज्यादा होगा मिड एंड स्मॉल कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें एक ध्यान रखिए। दूसरा चीज मैं कहूंगा कि अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, इतने सारी स्कीम्स मत रखिए। जैसे आपने निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ दोनों फंड है, तो मैं उनको कहूंगा कंसोलिडेट करके एक फंड में आप निपॉन की ग्रोथ फंड में निवेश कर सकते हैं। एक्सेस लॉन्ग टर्म, एक्सेस मिड कैप में अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों फंड को भी आप कंसोलिडेट कर सकते हो। एसबीआई मैग्नेट मिड कैप और फ्लेक्सी कैप को भी आप कंसोलिडेट कर सकते हो। तो इन सबको एक एक फंड में कंसोलिडेट कर दीजिए सो दैट आपके ओवरऑल फंड्स कम हो जाए आपके पोर्टफोलियो में। दूसरा चीज मैं कहूंगा कि आपको जो अपना लक्ष्य अचीव करना है 1.5 करोड़ का 15 साल में, ये अचीवेबल लक्ष्य है। केवल आपको अपनी जो एसआईपी है वो 22,000 की है। अगर मैं 12% अज्यूम करता हूँ तो लगभग आपको अपनी एसआईपी 3,000 रुपए से अगर आप बढ़ा देते हो तो अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपके 12 से 15% का रिटर्न आता है आपके पोर्टफोलियो में तो आप अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हो। अगर आप एसआईपी बढ़ा सको तो मैं कहूंगा 25,000 की एसआईपी कर दीजिए, तो अपने लक्ष्य को आप आराम से अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ फंड्स जिनमें से एग्जिट रूट अपनाना होगा और बहुत ज़रूरी है कि कंसोलिडेटेड रखें अपने पोर्टफोलियो को। जो बदलाव बताए गए हैं उन पर अमल करें। रंजन का सवाल लूँगी मैं यूट्यूब से। और मुकेश, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल। 32,000 रुपये की देखिए ये एसआईपी कर रहे हैं और फंड्स के नाम भी हैं। इन्हें जो है स्पेसिफिकली 2 फंड्स, एबीएसएल का टैक्स रिलीफ और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, 2-2 लाख रुपए इन्होंने जो है वो निवेश कर रखे हैं। और टारगेट जो है इनका उसके मुताबिक या इनका पोर्टफोलियो सही है। और 2 लाख रुपए इनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एबीएसएल टैक्स रिलीफ और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में पहुंच गई है। तो अब वैल्यू बढ़ गई तो कह रहे हैं कि क्या निकल जाना चाहिए, ये इनका सवाल है। मेरे साथ फोन लाइन पर शायद नहीं है रंजन, बताइए मुकेश। देखिए कविता, अगर इनका हम पोर्टफोलियो देखें, इन्होंने स्पेसिफिकली फंड्स के बारे में पूछा है। जो ये फंड एबीएसएल टैक्स रिलीफ फंड है, ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, ईएलएस स्कीम है, टैक्स बेनिफिट के लिए किया जाता है और नॉर्मली इसमें लॉक इन होता है 3 इयर्स का। लेटली हमने देखा है कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और मेरी इनको रिकमेंडेशन होगी कि इस फंड को ये बेच ले। पर इनको ये देखना जरूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसको 3 साल हुए हैं या नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो इसे डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा, इन्होंने फंड के बारे में पूछा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, जो कि एक लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है और लार्ज कैप के लिए बेहतरीन फंड है। आने वाले टाइम में एक्टिव फंड्स लार्ज कैप में अल्फा क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो ये सही रहेगा, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने और इंफॉर्मेशन दी कि इन्होंने लार्ज कैप में लगभग 50% ऑफ द पोर्टफोलियो किया हुआ है, जो कि बढ़िया है। इससे पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। मिड कैप स्मॉल कैप भी चाहिए होता है ज्यादा रिटर्न के लिए, बट लार्ज कैप भी पोर्टफोलियो में होना जरूरी है क्योंकि उससे पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। अब इनके अगर हम देखें, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट लगभग चल रही है 32,000 की और इनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। मैं ये मान के चलता हूँ 30 लाख जो है ये इक्विटी फंड्स में होंगे और इनकी रिटायरमेंट एज 30 है। तो अगर ये ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहेंगे, इन इक्विटी फंड्स में करते रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे, तो बाय द टाइम ये जब रिटायर करेंगे, जो कि 25 साल बाद है, एक अच्छी बात यह है कि ये यंग है, इनके पास रिटायरमेंट में काफी टाइम है, तो 25 साल बाद ये पोर्टफोलियो इनका 20 करोड़ का हो जाएगा। और अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड पोर्टफोलियो की बात करूं तो वो 20 करोड़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर लगभग 10 करोड़ की होगी। तो काफी बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा। डिसिप्लिन बना के रखें, इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से सही चलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जनादर कामरे का मैं लेना चाहती हूँ और निखिल आपके पास होगा इनका सवाल। 20 लाख रुपए इन्हें इन्वेस्ट करने हैं, 60 साल की इनकी उम्र है और रेगुलर इनकम चाहते हैं ये इस इन्वेस्टमेंट से।
गुजारिश होगी यहाँ पर तमाम दर्शकों से, अगर वो इस तरह का कोई सवाल हमें भेजते हैं जहाँ पर रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा करना है और रिटायरमेंट के बाद उनको इस पोर्टफोलियो से अगर रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो शायद सवालों में आप नहीं दे पाते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी आपसे पूछ नहीं पाते हैं। अब क्योंकि जनार्दन जी ने सवाल भेजा है, वो सवाल केवल 2 लाइन का है और 2 लाइन के सवाल में आपकी पूरी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग होता है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी। बहरहाल निखिल, मैं आपकी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती हूँ इस सवाल को लेकर, मेरे पास भी उतनी ही डिटेल्स हैं जो हमने आपको बढ़ाई है, लेकिन 20 लाख रुपए फ़िलहाल और इनको चाहिए मंथली इनकम इस इन्वेस्टमेंट से। तो आप जो सलाह देंगे वो डेफिनेटली अधूरी होगी, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं निखिल। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सिनेरियोज़ कंसिडर करके उन्हें ये बात समझाएं कि अगर उन्हें मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपये हर महीना चाहिए हो तो किस तरह से निवेश करें, कहाँ निवेश करें, और तुरंत चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 60 के हैं, अभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने सालों में इनको रेगुलर इनकम चाहिए या तुरंत रेगुलर इनकम चाहिए। तो कुछ इन सिनेरियोज़ को कंसिडर करके आप कोशिश करें जितना भी हो सके निखिल, आपसे आप सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि डेटा बहुत कम है, पर अगर हम अज्यूम करते हैं कि उनकी कुछ दूसरी इनकम भी अगर आ रही होगी और ये पैसे को अगर वो थोड़े लंबे अवधि के निवेश करके एटलीस्ट 2-3 साल के बाद अगर विड्रॉवल स्टार्ट करे, तो एक तरीका देख सकते हैं। सिंपल एक तरीका होता है कि मेरे पास अगर यही जमा पूंजी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसे निवेश करके वहां से विड्रॉवल स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसमें आपको केवल ही जानना होगा कि अगर आपकी जो इनकम आती है उस पर आपको टैक्स, जो भी आपकी इनकम उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आपके टैक्स पैकेज कैसे आते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो को प्राइमरीली म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश करना है, तब मैं ये कहूंगा कि उनको एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं, जो मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी होते हैं, उनमें ये निवेश कर सकते हैं। उनमें ये फायदा होता है कि वो जब मार्केट्स बहुत ऊपर होते हैं तो उनका इक्विटी एलोकेशन कम होता है, और जब मार्केट नीचे जाते हैं तो वो अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो आपको 9 से 10% रिटर्न CAGR करके लंबी अवधि में आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और बिकॉज ये टैक्सेशन इक्विटी का होता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अभी जो आपकी अज्यूम कि आपके पास कोई पेंशन इनकम या दूसरी सोर्स से इनकम आ रही होगी, तो ये पैसे आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। उसमें 2-3 साल तक बने रहिए और उसके बाद वहां से आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं SWP। वहां से हर महीने आप एक अपने पोर्टफोलियो का 6 to 8% का जो कॉपस है वो आप हर महीने हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। उसको नियमित रूप से आप मंथली में डिवाइड करके SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी लंबी अवधि में पोर्टफोलियो भी थोड़ा बहुत ग्रो होते रहेगा और आपको हर महीने आपके एक पोर्टफोलियो से एक SWP अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगी, जो अपने एक्सपेंसेस को यूज कर सकते हैं। अज्यूम करता हूं कि 20 लाख आपने निवेश किया है, तो मैं ये कहूंगा 2 साल में आप एक निवेश रही है, उसके बाद आप एटलीस्ट 10,000 रुपए का मंथली SWP अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सकते हो, जो हर साल आपके 5% से या 3 से 4% से आप अपना विड्रॉल बढ़ा सकते हो। तो अभी आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड पे निवेश करके 2 साल बाद एक SWP अमाउंट 10,000 का स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल का सवाल मैं लूँगी और राहुल मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। राहुल का सवाल मेरे ख्याल से मुकेश के पास है। राहुल नमस्कार। नमस्कार। ओके, जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपका पोर्टफोलियो जो आपने भेजा है। एक्चुअली मैम मुझे मेरा सवाल ये है, मेरे पास पैसे हैं 2-3 लाख रुपए और मुझे 5 सालों में मुझे ना 6 से 7 लाख उसको बनाने हैं मैम। तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? म्यूचुअल फंड में डिसाइड कैसे करूँ मैम, किस म्यूचुअल फंड मुझे इन्वेस्ट करना है मैम? तो मुझे आइडिया नहीं मैम, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैम? जी मैम। एक सेकेंड, आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 से 2 लाख रुपए हैं आपने कहा। मेरे पास 3 लाख, मेरे पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए है। आपके पास 3 लाख रुपए हैं, आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। 5 सालों में आपको कितना चाहिए इनमें से? 3 लाख को 6 से 7 लाख रुपए करने हैं मुझे, मतलब उसको 10 लाख करने हैं। 3 लाख को 10 लाख करने हैं। चलिए, ओके, थोड़ा सा सवाल बदल गया है। मुकेश। हाँ कविता, अगर मैं राहुल जी की बात
जो मेरे को समझ में आ रही है, जैसे इन्होंने एक बोला कि 3 लाख को इन्हें 10 लाख करना है एंड 3 से 10 लाख करने के लिए लगभग जो रिटर्न चाहिएगा वो 25 से 30% का साल का चाहिएगा, जो कि काफ़ी टफ रहेगा। एंड क्योंकि नॉर्मली अगर हम इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करें, वहाँ 14-15% का रिटर्न आता है। सारा पैसा डाल भी दे 3 लाख इक्विटी फंड्स में, 5 साल में मान के भी चलें इक्विटी मार्केट बढ़िया करती है, 14-15% का रिटर्न आ जाता है, तो कॉर्पस डबल होगा। तो अगर वो रिस्क ले सकते हैं, कंफर्टेबल है, तो इक्विटी करें। बट जो इनकी बातों से मेरे को लग रहा है कि एक तो ये नए इन्वेस्टर हैं और इनका टाइम होराइजन भी शुरू में 3-5 साल बोल रहे थे, एंड तो वो क्लैरिटी थोड़ी मेरे को नहीं लगी। अगर ये बहुत ज्यादा अगर रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड में करें, बट अगर ये लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे, नहीं है, इनको समझना है, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी निखिल ने भी बोला, बैलेंस एडवांटेज फंड्स एक बहुत बढ़िया कैटेगरी होती है नए इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें जैसे निखिल ने समझाया, बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है, लगभग फंड मैनेजर जो है 50% इक्विटी में डाल रहा होता है, 50% डेट में डाल रहा होता है, और यहाँ से रिटर्न लगभग 10-11% साल का निकल जाता है। बट इसमें बढ़िया चीज क्या रहती है कि फंड मैनेजर जो एलोकेशन है वो इक्विटी डेट का शिफ्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट आउटलुक। जी मार्केट मुकेश। गिर जाती है तो इक्विटी जी बढ़ा देता है, चढ़ जाता है जी। तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उस केस में बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, एसबीआई का बैलेंस ओके एडवांटेज फंड देख लें और ओके आईसीआईसी का बैलेंस एडवांटेज फंड देख लें। ओके ओके ऑलराइट। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करना होगा, हमारे पास समय ख़त्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका, निखिल आपका, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन